चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा एक और टॉपिक, एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। दोस्तों, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। इस टॉपिक को जानने के लिए हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और इससे हमें ये कंसेप्ट ऑफ एफआईआर समझ आ जाएगा। हम वेरियस सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ के बारे में भी चर्चा करेंगे जिनमें एफआईआर के महत्व को समझाया गया है, उसकी एविडेंशरी वैल्यू को डिस्कस किया गया है। इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दोस्तों मीनिंग, एफआईआर का मीनिंग क्या है। उसके बाद हम दोस्तों इसकी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एफआईआर, एफआईआर की इम्पोर्टेंस क्या है क्रिमिनल प्रोसीजर में। उसके बाद हम दोस्तों डिस्कस करेंगे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर कैसे होता है। यदि कोई पर्सन किसी ऑफेंस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेकर जाता है पुलिस के पास, क्या वो सभी ऑफेंसेस में एफआईआर रजिस्टर कर लेता है या कोई वहाँ पर कोई क्राइटेरिया है जिनके बेसिस पर एफआईआर को रजिस्टर किया जा सकता है, और किस प्रोविज़न में सीआरपीसी की में बताया गया है कि एफआईआर को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद दोस्तों हम इसी टाइम पर हम पढ़ेंगे कि ड्यूटी ऑफ ऑफिशियल क्या है। जो पुलिस ऑफिसर है, जो स्टेशन का इंचार्ज है, एसएचओ जिसको बोल सकते हैं, स्टेशन हाउस इंचार्ज होता है जो, उसकी ड्यूटी क्या होती है। उसके बाद हम जानेंगे कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ एफआईआर, एफआईआर के कंटेंट्स क्या हैं। आखिर एफआईआर में कौन कौन सी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं प्रोसिक्यूशन की। क्या प्रोसिक्यूशन अपना सारे का सारा केस डिस्कस करेगा वहाँ पर एफआईआर में, या कुछ पॉइंट्स को बताएगा। क्या वो मटेरियल जो फैक्ट्स हैं उनको बताए बिना एफआईआर को रिकॉर्ड किया जा सकता है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, ये एफआईआर जो नोट हो गया है जो, उसके बाद ट्रायल के दौरान भी इसकी कोई वैल्यू है, या ये सिर्फ एक किसी प्रोसेस को इनिशिएट करने का सिर्फ एक तरीका जैसा ही है, जैसे एक वे है जिसमें कोई पर्सन किसी भी क्रिमिनल प्रोसेस को एक्सेस कर सकता है। उसके बाद दोस्तों हम जानेंगे कि कोई यदि इन्फॉर्मेशन टेलीफोन पर दी जाती है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिलेटेड, क्या उस केस में भी पुलिस जो ऑफिशियल है, इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, क्या वो एफआईआर नोट कर लेगा। इसके बारे में भी हम चर्चा यहीं पर करेंगे। दोस्तों उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि हु कैन लॉन्च एफआईआर, कौन सा पर्सन है जो एफआईआर के लिए वो आ सकता है, एफआईआर को रिकॉर्ड करवा सकता है। क्या कोई आई विटनेस होगा, जहाँ कोई अग्रीव्ड पर्सन होगा, अग्रीव्ड पर्सन विक्टिम होगा, जहाँ कोई फिर एनी अदर पर्सन कैन लॉन्च एफआईआर। यहाँ पर इस बात पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि किस डे को एफआईआर लॉन्च हुआ और क्या टाइम था, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसका भी एक महत्व है दोस्तों, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऑफेंस होने के काफ़ी समय बाद एफआईआर लॉन्च करवाया जाए तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा केस पर। इस सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद चर्चा करेंगे दोस्तों स्कोप ऑफ द पावर, क्या पावर जो पुलिस ऑफिशियल को दी गई है कि वो रिकॉर्ड कर सकते हैं एफआईआर यदि कोई उनके पास इंफॉर्मेशन आती है, तो उस पावर को वो कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं, उसका स्कोप क्या है। क्या ये प्रोविज़न जो है मैंडेटरी प्रोविज़न है, पुलिस ऑफिशियल के ऊपर एक ड्यूटी कास्ट करता है, जहाँ ये सिर्फ एक मीयर डिस्क्रिशन है पुलिस ऑफिशियल की कि वो रिपोर्ट को दर्ज करे या ना करे। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि क्या पुलिस ऑफिशियल जो प्रीलिम इंक्वायरी कर सकता है कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिलेटेड में एफआईआर दर्ज करने से पहले, एफआईआर नोट करने से पहले। इस बात पर भी हम दोस्तों चर्चा करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि यदि एक ऑफेंस में एक से ज़्यादा एफआईआर हो जाए, सेकंड एफआईआर हो जाए या क्रॉस एफआईआर हो जाए, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद दोस्तों अंत में हम चर्चा करेंगे कि ड्यूटी ऑफ कोर्ट क्या है, कोर्ट की क्या ड्यूटी है यदि सेकंड एफआईआर हो जाए, और यदि किसी पर्सन की एफआईआर नोट करने से मना कर दिया जाए, उसको रिफ्यूज़ कर दिया जाए एफआईआर नोट करने से। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ दोस्तों हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से स्टेप बाय स्टेप इस कंसेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एफआईआर। एफआईआर का कोई भी मीनिंग सीआरपीसी में नहीं दिया गया है। एफआईआर का मतलब है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट,
जैसा कि 154 सेक्शन में बताया गया है। ये किसी भी क्रिमिनल प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए सबसे पहले जो कि कोई भी पर्सन एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉग्निटिव ऑफेंस लेकर आता है, तो उस केस में पुलिस ऑफिशियल की ड्यूटी है कि वो उसको रिड्यूस इनटू राइटिंग करे, उसको पढ़कर सुनाए। जो इन्फॉर्मेंट है उसको पढ़कर सुनाया जाए कि उसी के शब्द में एफआईआर को दर्ज किया जाएगा। दोस्तों इसके बाद बात आती है कि उसको जो राइटिंग को उसको बुक में रिकॉर्ड करेगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो ये सब सेक्शन 154 के में 4 में लिखा हुआ है। यहाँ पर ये स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि कैसे किसी एफआईआर को नोट किया जा सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ हम आगे बात करते हैं कि क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाने के लिए सबसे पहले यदि कोई पर्सन एक इंफॉर्मेशन लेकर पुलिस ऑफिशियल के पास जाता है रिलेटिंग टू कॉग्निटिव ऑफेंस, यहाँ से हमें क्या पता चल जाता है कि वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ कॉग्निटिव ऑफेंस के रिलेटिंग होनी चाहिए। यदि कोई इन्फॉर्मेशन नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस के रिलेटिंग है तो उस केस में वो एफआईआर नहीं दर्ज करेगा। वो उस पर्सन की जो बताई गई इन्फॉर्मेशन है उसको डेली डायरी में नोट कर कर उस पर्सन को डायरेक्ट कर देगा कि मजिस्ट्रेट के पास जाओ और वहाँ पर एक कंप्लेंट लॉन्च करो। तो दोस्तों जो एफआईआर वो सिर्फ कॉग्निटिव ऑफेंसेस में हो सकती है, नॉन कॉग्निटिव ऑफेंसेस में एफआईआर को नहीं नोट किया जाएगा। और दोस्तों ये एफआईआर एक ऐसी चीज़ है जो एक बार अगर लॉन्च हो गई तो ये दो तरीके से आगे इसका कॉन्सिक्वेंस निकलता है। या तो ये 169 में क्लोजर रिपोर्ट हो जाएगी या 170 में वो जो पुलिस ऑफिसर है उसने ओपिनियन बना लिया है कि इसके 173 में हम पुलिस रिपोर्ट फाइल करने जा रहे हैं जिससे कि एक ट्रायल चलाया जा सके। तो दोस्तों यदि कोई पुलिस ऑफिसर क्लोजर रिपोर्ट भेजता है तो मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन है, वो उसको एज ए कंप्लेंट केस डील करके उसका ट्रायल भी चला सकता है और जहाँ पर सीधा ही एफआईआर यदि क्लोजर रिपोर्ट आई है तो उसके बाद वो उस केस को डिसमिस कर सकता है। उसके बाद दोस्तों बात आती है इम्पोर्टेंस ऑफ एफआईआर। एफआईआर की इम्पोर्टेंस को समझने से पहले हमको इस बात का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि एफआईआर जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन आई है पुलिस के पास उससे पुलिस को एक डायरेक्शन मिल जाती है कि किस डायरेक्शन में वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करे। उसको क्लूज मिल जाते हैं और उसको कई केसेस में अक्यूज़ के नाम भी मिल जाते हैं और अक्यूज़ ने एक अक्यूज़ है जहाँ एक से ज़्यादा अक्यूज़ है उन्होंने क्या क्या रोल प्ले किया किसी ऑफेंस में, इन सभी के बारे में एफआईआर से पता चलता है। तो एफआईआर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसको क्रॉबरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। जो टू द मेकर जो इन्फॉर्मेंट है यदि वो बाद में ड्यूरिंग द ट्रायल कोई स्टेटमेंट देता है तो उसकी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट या क्रॉबरेट किया जा सकता है इस एफआईआर से, ये उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट जैसी मानी जाएगी। उसके बाद दोस्तों बात आती है रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। सेक्शन 154 है जो मैंडेट करता है पुलिस ऑफिशियल को कि एफआईआर यदि कोई इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉग्निटिव ऑफेंस उनके पास आती है तो उस केस में ये पुलिस ऑफिशियल की ड्यूटी है कि वो एक रिपोर्ट दर्ज करे जिसको एफआईआर कहा जाता है। इस रिपोर्ट को दर्ज करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने एक खास रजिस्टर दिया गया होता है जिसको एफआईआर रजिस्टर कहते हैं और उसी में वो उसको दर्ज करता है। यदि अब बात उठती है यदि पुलिस ऑफिशियल है जो जिसके पास वो कोई भी इंफॉर्मेंट या विक्टिम या एनी पर्सन कंप्लेंट लेकर गया है तो वहाँ पर उस पुलिस ऑफिशियल ने मना कर दिया या तो ये कहकर मना कर दिया कि मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती है, या ये कहकर मना कर दिया मैं नहीं करूँगा, जब कोई बिना कोई कारण बताए ही मना कर दिया, तो उस केस में जो अग्रीव्ड पर्सन है वो एक रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा इन राइटिंग कंप्लेंट को सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास भेजेगा। वो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस उस रिपोर्ट को रिड्यूस इनटू राइटिंग तो
करेगा और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है, जहाँ किसी अदर पर्सन को, अदर पुलिस ऑफिशियल को डायरेक्ट कर सकता है टू स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन। तो दोस्तों इसके बाद बात उठती है कि यदि सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी मना कर दे एफआईआर नोट करने से, तो उन केसेस में हाई कोर्ट के पास सेक्शन 482 सेक्शन 482 में इनहेरेंट पावर है कि वो डायरेक्ट कर सकता है स्टेशन हाउस ऑफिसर को टू राइट टू रिकॉर्ड ए एफआईआर रिकॉर्ड करने के बारे में उसको बोल सकता है। अब दोस्तों अब बात आती है कि ड्यूटीज़ क्या हैं पुलिस ऑफिशियल की। पुलिस ऑफिशियल की ड्यूटीज़ को अलीकी पद्मसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2007 का ये केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया है that it is the duty of SHO, so station house officer, to register a FIR if facts discloses the commission of cognizable offence and can be held liable for breach of legal duty when such officer refuses to register। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी कि ये पुलिस ऑफिशियल्स की ड्यूटी है, उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशंस ला दी गई हैं लॉ की ओर से कि यदि कोई कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसको रिकॉर्ड इनटू राइटिंग करना है, और उसको यदि वो पुलिस ऑफिशियल मना कर देता है तो वो एक लीगल ड्यूटी की ब्रीच कर रहा है, तो उसको उस लीगल ड्यूटी की ब्रीच के लिए लायबल भी बनाया जा सकता है। इससे दोस्तों पता चलता है कि पुलिस ऑफिशियल मना नहीं कर सकता। ललिता कुमारी वाले केस में भी यही बात को कहा गया था कि ये पुलिस ऑफिशियल्स की ड्यूटी है, और यदि वो मना कर देते हैं रिकॉर्ड करने से एफआईआर तो उस केस में उन्हें लीगल ड्यूटी के ब्रीच में लायबल बनाया जा सकता है। उसके बाद अब बात आती है व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ एफआईआर। इसमें दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि एफआईआर शुड एट लीस्ट मेंशन ए ब्रॉड स्टोरी ऑफ द प्रोसिक्यूशन एंड नॉट मेंशनिंग मटेरियल एंड वाइटल फैक्ट्स में अफेक्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ एफआईआर। इससे दोस्तों क्या पता चलता है कि जो एफआईआर वो एटलीस्ट एक ब्रॉड स्टोरी ऑफेंस के बारे में बताती होनी चाहिए, जैसे वो ऑफेंस के बारे में एक स्टोरी बताती हो जिससे पता चले कि कैसे ऑफेंस, किन हालातों में ऑफेंस हुआ हो सकता है, और क्या अक्यूज़ एक था या एक से ज़्यादा था, और अक्यूज़ ने यदि एक से ज़्यादा था तो उन्होंने क्या क्या रोल प्ले किए। यदि एक था तो उसने किसी वेपन, जो डेंजरस वेपन के साथ हमला किया, जहाँ उसने डंडे लाठी से हमला किया, जहाँ उसके पास कोई फायर आर्म था, ये सब ऐसी बातें उस एफआईआर में होनी ज़रूरी है कि आखिर ऑफेंस हुआ क्या। एक ब्रॉड स्टोरी तो होनी चाहिए। यदि यहाँ पर एफआईआर में कोई मटेरियल फैक्ट छूट जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोसिक्यूशन का केस को हम खारिज ही कर देंगे। ये एफआईआर क्या है? एफआईआर एक फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, ये आखिरी डॉक्यूमेंट तो नहीं है, ये पहला डॉक्यूमेंट है, अभी स्टार्टिंग हुई है, तभी प्रोसिक्यूशन के पास जो एफआईआर है, जो पहला डॉक्यूमेंट है, जो जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिली उसको रिकॉर्ड किया गया, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, उसमें कई तथ्य नए और जुड़ सकते हैं और कई बातों का खुलासा हो सकता है, ऐसी सभी बातें ऐड होती जाएंगी। इसीलिए जो एफआईआर है उसमें एक ब्रॉड स्टोरी तो होनी ज़रूरी है। और दूसरी बात, एफआईआर इज़ नॉट एन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ऑफेंस। एफआईआर इज़ नॉट एन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एन ऑफेंस की इंसाइक्लोपीडिया नहीं है। ये पूरी की पूरी स्टोरी नहीं है, ये अभी स्टार्टिंग पॉइंट है। और यदि प्रोसिक्यूशन है जो रिलाई कर रहा है अपने फैक्ट्स के ऊपर, उनको उन्होंने एफआईआर में नहीं दिया है, बाद में वो आए हैं, तो उनसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उन्होंने एफआईआर में बताने से मना कर दिया था, अब बाद में नहीं लेकर आ सकते। इन सभी के बारे में अब बात आती है दोस्तों एविडेंशरी वैल्यू की। व्हाट इज़ द एविडेंशरी वैल्यू? एविडेंशरी वैल्यू, ये सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस केसेस में कहा है कि एफआईआर इज़ नॉट
ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। एफआईआर एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस तो नहीं है। एफआईआर क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जब जिसको रिकॉर्ड किया गया है पुलिस ऑफिशियल के द्वारा ऑन द स्टेटमेंट ऑफ एन इन्फॉर्मेंट, किसी इन्फॉर्मेंट के जिसको पता था कि कोई कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, उस ऑफेंस के रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया गया है, उसी को हम एफआईआर कहते हैं। अब इस इससे ये बात तो नहीं हो जाएगी कि हम किसी जो प्रोसिक्यूशन के अदर जो विटनेसेस होंगे उनको हम कॉन्ट्राडिक्ट करने बैठ जाएं उससे एफआईआर से। एफआईआर में अलग से स्टोरी बताई गई है और तुम कुछ अलग बोल रहे हो, हम थर्ड पर्सन को तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। परंतु यदि कोई इन्फॉर्मेंट कोई स्टोरी बताता है, बाद में कोई स्टेटमेंट देता है जो कि पहले वाली स्टेटमेंट से थोड़ी भिन्न है, तो उस हालात में क्या होगा कि जो कोर्ट है वो इस बात की गौर करेगा और जो अक्यूज़ है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है, और कोर्ट इस बात को देखेगा कि उस कॉन्ट्राडिक्शन का क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या पहले वाली जो स्टेटमेंट थी वो कंकॉक्टेड थी, यानी जो एफआईआर के दौरान जो उसने इन्फॉर्मेशन दी थी उसमें क्या कोई उसने झूठ बोला था, क्या पहले वाली सच थी। इस बातों को जानने के लिए तो अदर एविडेंसेस के साथ में उसको corroborate करके पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो स्टेटमेंट यदि वो भिन्न देता है, उससे अलग से देता है, तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करके देखेगा कोर्ट। तो इनसे पता चलता है कि जो एफआईआर है, एफआईआर की जो वैल्यू है वो एक corroboration और कॉन्ट्राडिक्शन के रूप में यूज़ किया जा सकता है टू द मेकर देयर ऑफ, जिसने इंफॉर्मेशन दी थी उसकी इंफॉर्मेशन को वो जहाँ तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा या corroborate करते हैं, इसी रूप में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आगे बात आती है कि डिस्क्रिपेंसीज की। यदि एफआईआर में डिस्क्रिपेंसीज फाउंड होती हैं, यानी कि उसमें कुछ बातें कंट्राडिक्ट कर रही हैं आपस में, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों इस बात को हम चर्चा करते हैं कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस केसेस में डील किया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, इट इज़ नॉट ए यूनिवर्सल रूल दैट once FIR is found to with discrepancies, the whole prosecution case as a rule has been thrown. The correct view would be to weight all the situations, including the discrepancies found in the FIR, to come to correct कंक्लूज़न। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि उसमें कुछ बातें हैं ऐसी हैं एफआईआर में जो आपस में कंट्राडिक्ट कर रही हैं या डिस्क्रिपेंसीज हैं उनमें, तो उस समय जो कोर्ट की ड्यूटी है कि वो देखे अदर मटेरियल फैक्ट्स के साथ जोड़कर कि इस डिस्क्रिपेंसीज का क्या अर्थ निकल रहा है, इनकी कंक्लूजन्स क्या निकल रही हैं, क्या ये इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि जो एफआईआर है वो फ्रिवलेस थी, जहाँ ये सिर्फ थोड़ी बहुत हैं जिससे केस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ट्रायल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इससे कोई इनजस्टिस नहीं हो रहा है, किसी को धोखे से ट्रायल नहीं चलाया जा रहा है। सभी बातों की वहाँ पर उस बातों को ध्यान देगा कोर्ट। ये कोर्ट की ड्यूटी कोर्ट पर ला दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की पुष्टि की है। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि इन्फॉर्मेशन ऑन टेलीफोन। यदि कोई इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस को इन पर्सन दिया जाता है, और दूसरी सिचुएशन क्या होगी कि उसको ऑन टेलीफोन दिया जाता है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अलग अलग करके देखा है। इसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि यदि कोई इन्फॉर्मेशन ऑन टेलीफोन दी जाती है तो उसका पर्पस सिर्फ टू इन्फॉर्म द पुलिस ऑफिशियल टू प्रोसीड ऑन द स्पॉट होता है। इस इंटेंशन को जानने के लिए हम 154(1) को पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। उसके इंग्रेडिएंट है सबसे पहले कि एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए,
और इन्फॉर्मेशन होने के बाद उसको रिड्यूस इनटू राइटिंग किया जाता है, और उसके बाद उस उस जो रिड्यूस इनटू राइटिंग की गई इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ के सुनाया जाता है। जो पर्सन इन्फॉर्मेंट है उसको पढ़कर सुनाया जाता है। उसके बाद जैसे ही उसको पढ़कर सुनाया जाता है उसे साइन करने के लिए बोला जाता है कि एफआईआर पर साइन करो। दोस्तों, अब हम टेलीफोनिक कॉल की तरफ देखते हैं कि टेलीफोनिक कॉल में ना तो वो पर्सन को दोबारा से पढ़ के सुनाया जा सकता है और ना ही उसके साइन लिए जा सकते हैं। तो इसी से पता चलता है कि जो टेलीफोनिक कॉल है उसकी उसकी उसके पीछे की इंटेंशन सिर्फ पुलिस को इन्फॉर्म करना था। इस केस में जब पुलिस ऑफिशियल्स स्पॉट पर जाते हैं और जाकर किसी पर्सन की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं जो कमीशन ऑफ कॉग्निटिव ऑफेंस के बारे में बताता है, तो इन केस में वो उस पर्सन की स्टेटमेंट को एफआईआर के रूप में ट्रीट किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों बात आती है आगे लोकस स्टैंडाई की। लोकस स्टैंडाई कि कौन पर्सन है जो एफआईआर को लॉन्च कर सकता है। तो ये केस था जीवन कुमार वर्सेस सीबीआई 2009 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनी पर्सन कैन सेट क्रिमिनल लॉ इन मोशन, कि कोई भी पर्सन क्रिमिनल लॉ को मोशन में ला सकता है। तो दोस्तों इसी से हमें पता चलता है कि जो एफआईआर को लॉन्च करने के लिए कोई भी जो लोकस स्टैंडाई होने की ज़रूरत नहीं है कि एनी पर्सन जिसके पास इंफॉर्मेशन है उसको पता है कि कमीशन ऑफ कॉग्निटिव ऑफेंस हुआ है। कॉग्निटिव रखने का कारण क्या था कि ये एक संगीन अपराध है, इसकी इंफॉर्मेशन को तुरंत से नोट होकर इसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करे। तो उसके बाद दोस्तों बात आती है कि डेट एंड टाइम ऑफ एफआईआर का क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलता है। यदि किसी प्रोसिक्यूशन के केस में एफआईआर की डेट और टाइम पर सस्पिशन खड़ी हो जाए तो पूरे के पूरे प्रोसिक्यूशन के केस को अनरिलायबल नहीं मान लिया जाएगा। उस केस में क्या है कि कोर्ट की ड्यूटी है कि वो उसको अदर एविडेंसेस जो प्रोसिक्यूशन ने पेश किए हैं उनके साथ मिलाकर पढ़े, और यदि वो सेटिस्फाई करते हैं कोर्ट को तो उन केसेस में जो जो पुलिस जो जो डिले है, डेट टाइम का डिले है, तो उस डिले को वो कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो एफआईआर को सही से अच्छी एफआईआर माना जाएगा। तो उसके बाद आ जाता है डिले इन फाइलिंग। हम इस बात को अब थोड़ा सा चर्चा कर लें कि डिले इन फाइलिंग एफआईआर यदि हो तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, कोई भी ऑफेंस हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन प्रॉम्प्टली पुलिस ऑफिसर के पास पहुंच जानी चाहिए। जो लॉ है, लॉ क्या कहता है कि यदि कोई ऑफेंस हुआ है, कॉग्निएबल हुआ है, नॉन कॉग्निएबल हुआ है, तो उनकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो पुलिस के पास या किसी मजिस्ट्रेट के पास पहुंचनी चाहिए जल्द से जल्द, ताकि जो विटनेसेस हैं वो अपनी जो उनकी मेमोरी है वो उनकी फेड अप ना हो जाए। इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए कि एफआईआर प्रॉम्प्टली होनी चाहिए। यदि कोई एफआईआर डिलेड एफआईआर हो जाती है तो उसको मीर डिले के कारण हम उस एफआईआर को खारिज नहीं कर देंगे। कोर्ट उस एफआईआर को खारिज नहीं कर देगा। कोर्ट इस केस में देखेगा कि क्या ये डिले सफिशेंटली एक्सप्लेन्ड है। यदि प्रोसिक्यूशन अपने केस में उस डिले को सफिशिएंटली एक्सप्लेन करने में कामयाब हो जाए तो उन केसेस में इस डिले का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों, कई ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जैसे ऑफेंस अगेंस्ट द वुमन। इन केसेस में डिले हो जाता है समाज के प्रेशर की वजह से, घर की इज्जत, और लड़की नहीं बता पाती कई बार अपने माता पिता को डर के कारण, इज्जत के डर के कारण, और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो लाद रखी होती हैं जिनकी वजह से वो बेचारी नहीं बता पाती है। और यदि कोई ऑफेंस, बहुत से ऑफेंसेस ऐसे होते हैं गांव देहात में जहां पर ऑफेंस हो जाते हैं लेकिन लड़की बेचारी बता नहीं पाती है डर के मारे कि कोई उसको बोलेगा कि तेरी इज्जत नहीं है, तू खराब हो गया, तेरी इज्जत खराब हो गई है, अब तेरे से कोई शादी नहीं करेगा। ऐसी बातें 100 बातें बोलकर जो फालतू की बातें हैं उस बेचारी लड़की के मन को तोड़ा जाता है। इन केसेस में डिले हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी वेरियस केसेस में कहा है यदि डिले सफिशेंटली एक्सप्लेन्ड है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद दोस्तों आता है प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। ललिता कुमारी
के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस ऑफिशियल के पास कोई भी ऐसी पावर नहीं है कि वो इन कमीशन ऑफ कॉग्निटिव ऑफेंस की जो इन्फॉर्मेशन यदि उनके पास आती है तो वो कोई प्रीलिम इंक्वायरी कर सकें। पुलिस प्रॉम्प्टली उसको उस इंफॉर्मेशन को रिड्यूस इनटू राइटिंग करेगी। परंतु यदि पुलिस के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है जो सफिशेंटली नहीं बता पा रही है कि कमीशन हुआ है, और उस केस में पुलिस क्या करती है, सबसे पहले प्रोसीड ऑन द स्पॉट होती है और देखती है कि क्या कॉग्निटिव ऑफेंस हुआ है, क्या इस केस में एफआईआर लॉन्च होना चाहिए, इन सभी बातों को देखती है। ये उन केसेस में होता है जहां पुलिस के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन आई होती है जो अधूरी होती है, जो कम्प्लीटली नहीं बता पा रही होती कि कमीशन ऑफ कॉग्निटिव ऑफेंस हुआ या नहीं हुआ। उन केसेस में एफआईआर को सीधे नहीं लॉन्च किया जाता और थोड़ी सी इंक्वायरी की जाती है जिसे पुलिस ऑफिशियल देख पाएँ कि क्या कमीशन ऑफ कॉग्निटिव ऑफेंस हुआ कि नहीं हुआ। परंतु ललिता कुमारी वाले केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यदि कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कमीशन ऑफ कॉग्निटिव ऑफेंस के बारे में सफिशेंटली बता रही है, तो उन केस में पुलिस ऑफिशियल की ये ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी है टू रिकॉर्ड ए एफआईआर, उसको एफआईआर रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अब बात उठती है दोस्तों कि रेमेडीज़ के बारे में, यदि एफआईआर को रिकॉर्ड करने से मना कर दिया जाए तो हम इसकी रेमेडीज़ को हम जान लेते हैं। सबसे पहले क्या है, यदि पुलिस ऑफिशियल ने मना कर दिया एफआईआर रिकॉर्ड करने से, तो जो अग्रीव्ड पर्सन है तो वो क्या कर सकता है, एक रजिस्टर्ड पोस्ट में इन राइटिंग कंप्लेंट को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास भेज सकता है, जिससे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेगा और या तो खुद से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा या किसी और अदर पुलिस ऑफिशियल को वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डायरेक्ट कर देगा। उसके बाद यदि एफआईआर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी मना करते तो उस केसेस में जो अग्रीव्ड पर्सन कैन मूव टू द मैजिस्ट्रेट एंड लॉन्च ए कंप्लेंट, वो एक कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है और मैजिस्ट्रेट उन केसेस में इन्वेस्टिगेशन का भी ऑर्डर कर सकता है पुलिस के द्वारा। तो यदि इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर देता है तो उस केसेस में क्या होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, वो अरेस्ट नहीं कर सकती। वो आगे के हम टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं और इन सभी बातों पर हम आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू। Please comment, like and share, subscribe. Thank you.